नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर। ठीक है, ये 4 और 5 तारीख का है क्योंकि कल न्यूज़ बहुत कम थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है ये हमारी 4 तारीख के न्यूज़पेपर से न्यूज़ है। ठीक है, तो इस न्यूज़ के अंदर क्या गया, जो वायुसेना के अंदर जो एक हेलीकॉप्टर बनाया गया था जिसकी हम काफ़ी दिनों से पहले से भी चर्चा कर रहे हैं, जो कि क्या था, जो हमारे पारंपरिक हेलीकॉप्टर थे उससे क्या काफ़ी मात्रा में क्या था, हल्का था। तो इस जो हल्का होने के कारण ये क्या था भी, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जाने में भी ये सक्षम था, साथ ही साथ अधिक मात्रा में पेलोड ले जाने साथ अपने साथ ले जाने के लिए भी क्या है, ये सक्षम है। ठीक है, इसी की क्षमता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने, जो इसका नाम है, जो हमारी रक्षा मंत्री है उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, प्रचंड इसका नाम रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी खासियत है जो हमने डिस्कस करनी है और हम 3-4 दिनों से भी ये डिस्कस कर रहे हैं इसकी क्या क्या कुछ है खासियत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही चर्चा में रहा प्रचंड निम्न में से क्या है? क्या ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या रक्षा उपकरण है, या भारतीय आभासी मुद्रा है, या सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, तो अभी हमने न्यूज़ में देखा है तो ये क्या है, हमारे एक रक्षा उपकरण है। ठीक है, यानी क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी ये भी हमारी 4 तारीख की न्यूज़ है, जिसके अंदर क्या है, जो अर्थशास्त्र के अंदर, क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं और यूपीएससी नोबेल पुरस्कार के में से कभी न कभी हर बार कोई न कोई एक या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेस पर कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है, तो जो इसमें है भी, जो चिकित्सा यानी जो बायोलॉजी का जो पुरस्कार है यानी नोबेल पुरस्कार है, ये स्वीडन के एक अर्थ यानी जो साइंटिस्ट हैं उनको दिया गया है, जिनका नाम है स्वाते बेबो। ठीक है, तो इनको ये दिया क्यों गया है, क्योंकि इन्होंने जो मानव का विकास हुआ है, किस क्रम में, जिस हिसाब से मानव का विकास हुआ है, जो क्रम धरक क्रम, उसकी क्या है, इन्होंने खोज की थी, इसलिए उनको क्या है, एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक जो जो विलुप्त प्रजाति थी, कौन सी, एक जो निडरथन थी, एक जाति थी, ठीक है, नियंडरथन जाति, और साथ ही साथ जो हमारी जो निमोसिस प्रजाति थी, ठीक है, सॉरी डेमोसिस जो प्रजाति थी, कहीं ना कहीं ये जो प्रजातियां थी, ये कहा जाता है जो मनुष्य की ही ये पूर्वज प्रजातियां थी, जो अपने समय में ये क्या विलुप्त होगी, और इन्हीं की विलुप्ति की वजह से भारत यानी मानव है उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं यूपीएससी कई बार नोबेल पुरस्कार के जो टेक्निकल्स वर्ड होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, या उसकी जो किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैज्ञानिक खोजों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो पुरस्कार है कहीं न कहीं ऐसे दिया जाता है भी, जो मानव मूल्यों में उसके जो खोज है या उसका जो कार्य है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है। वह नोबेल पुरस्कार शांति का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है, चिकित्सा क्षेत्र का भी हो सकता है, रासायनिक क्षेत्र का भी हो सकता है, और भौतिक क्षेत्र का भी हो सकता है। ठीक है, तो केवल वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाना कहना ये बात गलत होगी। ठीक है, अगला कहता है, नोबेल पुरस्कार विजेता के लिए, विजेता जो सभी विजेता है उनको स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसका जो दूसरा कथन है वह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि इनको स्वर्ण पद के साथ साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और साथ ही साथ इनको कुछ मुद्राएं दी जाती है, जो कि लगभग 7 या 8 करोड़ के आसपास की मुद्राएं होती है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सत्य कथन, तो सत्य कथन कौन सा है, केवल और केवल 2, यानी आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार 5 विभिन्न पुरस्कारों के दौरान जो कौन थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर दिया गया था, जो कि 1995 में इनको यानी स्वीकार किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसके कहते जो यानी ये लगभग कहीं ना कहीं जो मानव उपलब्धि में यानी जो कार्य किया जाता है उसके लिए दिए जाने वाले सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वह 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार भौतिकी के अंदर, रसायनिक के अंदर, शारीरिक क्रिया या फिर चिकित्सा के अंदर दिया जाता है, साहित्य के अंदर दिया जाता है, और साथ ही साथ शांति के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, 1968 यानी 1968 के में स्वीडन केंद्रीय बैंक के अल्फ्रेडो नोबल्स की स्मृति पर अर्थशास्त्र का भी इसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है,
किसके अंदर, जो 1968 के अंदर जो स्वीडन के केंद्रीय बैंक के क्या थे, जो अल्फ्रेडो नोबल्स थे, उनमें भी इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और उन्होंने इसको क्या किया था, वित्त पोषित किया गया था, जिसे नोबल संस्था द्वारा क्या कहता था, प्रशासित किया गया था। नोबल पुरस्कार व्यापक रूप में अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले सामंजस्य पुरस्कार के रूप में भी माने जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में कहीं न कहीं सामंजस्य बनाया जा सके। ठीक है, सॉरी, सम्मानजनक पुरस्कार होते हैं, यानी एक उत्कृष्ट प्रकार के यानी सम्मान होते हैं, यानी जो कहते हैं भी, जो ये बहुत ही जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको ये सम्मान दिए जाते हैं। साथ ही साथ पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और प्राप्तकर्ता को स्वर्ण पदक के साथ साथ डिप्लोमा दिया जाता है और साथ साथ मौद्रिक मुद्रा भी दी जाती है। जो 2021 में लगभग ये मौद्रिक मुद्रा कितनी थी, ये लगभग इतनी मुद्रा दी जाती थी। साथ ही साथ एक पुरस्कार में 3 व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाता, यानी एक ही पुरस्कार क्या है, वह 3 व्यक्ति साझा कर सकते हैं, मतलब 3 से अधिक व्यक्ति साझा नहीं कर सकते हैं। यद्यपि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है, यानी जब शांति पुरस्कार है वह 3 से अधिक लोगों को जो शांति के लिए कार्य करते हैं उनको ये दिया जा सकता है। यद्यपि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसीलिए कहीं न कहीं हमारे महात्मा गांधी जी के लिए इसके लिए क्रिटिसिज्म किया जाता है भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो 19 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो हो गई थी हमारी 1901 से। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम था, अगर यानी देना चाहते दे सकते थे। ठीक है, कि कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि नोबेल पुरस्कार हमने देख लिया भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और यानी उसकी घोषणा हो जाती है और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वह नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को या उससे संबंधियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस नोबेल पुरस्कार के बारे में एक जानकारी थी। जो ये थी 5 तारीख की न्यूज़ है। ठीक है, जो हमारी 5 तारीख का जो आज का न्यूज़पेपर है उसकी एक न्यूज़ है, जिसमें था भी जो हमारे जो भौतिकी थी यानी फिजिक्स के अंदर जो पुरस्कार दिया गया वह 3 लोगों को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, ये क्वांटम साइंस के लिए दिया गया है, क्योंकि अभी 2022 के अंदर भी यूपीएससी ने क्वांटम कंप्यूटरिंग पर एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जिसको क्यूबिट्स के बारे में पूछा भी, क्यूबिट्स क्या है या किसके लिए उपयुक्त होती है, तो वह क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंपनी के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये दिया किसके गया, एक तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है एलन अस्तपेक। ठीक है, अस्तपेट सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये है एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन एफ क्लोजर। ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक जिनका नाम एंटन जेलिंगर। ठीक है, तो इन तीनों को क्या दिया गया, ये जो भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो क्वांटम कंप्यूटरिंग है ये इनको दिया गया, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस यानी जो क्वांटम कंप्यूटरिंग है या क्वांटम तकनीक है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम तकनीक क्या है, ये एक प्रकार से डेटा अंतरण की तकनीक है, यानी जो परंपरागत जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे 0 और 1 पर कार्य करते हैं, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वह 0 और 1 के साथ एक साथ कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं और इनकी गति बहुत अधिक तीव्र होती है। साथ ही साथ ये मौसम विज्ञान से संबंधित जो हमारी कुछ अनसुलझी पहलुएं हैं उनको आसानी से सुलझा सकता है और इसकी गति बहुत अधिक तीव्र होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, क्वांटम यांत्रिकी का संचालन परमाणु फोटोन जैसे आणविक पदार्थों पर होता है। तो पहला कथन इसका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वह कहीं ना कहीं हमारे जो परमाणु है या जो फोटोन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनके ऊपर इसका क्या होता है, संचालन होता है। ठीक, साथ ही साथ क्वांटम तकनीकी एक साथ कई अवस्था का संचालन कर सकती है, तो ये हमने देख लिया, क्योंकि ये 0 और 1 के दोनों को एक साथ लेकर चल सकती है। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य है। ठीक, क्या कहता है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में परमाणु और प्राथमिक अणुओं के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था। इस क्रांतिकारी तकनीकी से पहले चरण में प्रकाश पदार्थ की अंतरक्रिया सहित भौतिक जगत के बारे में हमारी समझ विकसित करने के आधार पर प्रदान किया गया था। यानी सबसे पहले हम जो प्रकाश की जो हमारी गति थी उसको यानी जानने के लिए इसका विकास किया गया था और लेजर एवं अर्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कार को भी बढ़ावा मिला था। तो इसकी वजह से आज के टाइम में जो हम लैपटॉप है, कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं उनका विकास हुआ था।
देखते हैं जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर है वह क्या होते हैं, जीरो और एक पर कार्य करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह तो एक जीरो का अर्थ होता है कंप्यूटर बंद होना और एक का अर्थ होता है कंप्यूटर में कोई की स्टार्ट होना, ठीक है। साथ ही साथ जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वह जीरो और एक के दोनों के साथ मिलकर कार्य कर सकता है और उसके साथ ही साथ इसकी जो गति होती है वह भी बहुत तेज तीव्र होती है, जिसको हम बोलते हैं एक सुपरसोनिक अवस्था को भी इसको कहते हैं। क्वांटम सुपरसोनिक यदि यानी क्वांटम कंप्यूटर योजनाबद्ध रूप से कार्य करता है तो इसमें एक साथ समांतर रूप से कार्य करने की पारंपरिक कंप्यूटरों की नकल भी कर सकता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वह हमारी दैनिक जागरण से संबंधित है, यानी ये जो न्यूज़ है हमारी ये 5 तारीख की न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें कहा गया अभी जो बोलने की दिक्कत के कारण, सॉरी ये 4 तारीख की न्यूज़ थी जिसके अंदर कहा गया जो बोलने की दिक्कत होती है, यानी जो कई बार हम जो किसी को देखते हैं जो हकलाकर बोलते हैं, तो इसमें एक याचिका दायर की थी भी अगर किसी व्यक्ति को 40% से अधिक की अगर ऐसी बोलने में प्रॉब्लम है तो आप उसको सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ से क्या नहीं कर सकते, बेदखल या उसको इसके लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो कौन सा अधिनियम है, ये दिव्यांग अधिनियम के अधिकार के तहत ये बात को कहा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सरकार द्वारा सरकारी रोजगार में किया गया विभेद भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका सी, यानी ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 है उसका ये उल्लंघन है। क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, देखते हैं भी भारतीय अनुच्छेद 16 राज्य के दिन किसी पद पर नियोजन या नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी जो प्रत्येक नागरिक है उसको अवसर की समानता दी जाएगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार या कार्यालय में अयोग्य नहीं ठहरा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किसका, हमारे मूल अधिकार का अनुच्छेद 16 है उसका क्या है, उल्लंघन है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह भी हमारी कल की न्यूज़ है, ठीक है। उसमें के अंदर क्या है, भी जो परसों हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर एक बात कही गई थी, जो मंगलयान है उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, तो इसरो ने क्या किया, इस बात की पुष्टि कर दी है भी हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, जो हमारा मंगलयान है उसने अभी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, उसका जो फ्यूल है वह समाप्त हो चुका है और साथ ही साथ उसकी जो बैटरी है वह भी बिल्कुल डेड हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात की इसरो ने क्या कर दिया, पुष्टि कर दी है। हम जानते हैं मंगलयान, भारत एक ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगलयान पर मिशन भेजने में सफल रहा है, ठीक है। इसको 2013 में भेजा गया था और यह 2014 में अपनी कक्षा में स्थापित हो गया था। 6 महीनों के कार्यकाल के लिए इसको भेजा गया था, मगर इसने अपना कार्य बखूबी निभाया। 6 महीने की जगह इसने अपना कार्य 8 वर्ष के लिए निभाया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऐसा प्रथम देश है जिसने मंगल ग्रह पर मिशन भेजने में सफलता हासिल की है। तो इसका पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही प्रयास में सफलता प्रयास करने वाला भारत प्रथम देश है, मगर मंगल ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला देश है, ये बात गलत है। क्योंकि हमसे पहले भी अमेरिका ने, चीन ने कम्युनिस्ट मिशन भेज चुके थे, मगर उन्होंने एक से अधिक प्रयासों के बाद ऐसा सफलता मिली थी, ठीक। अगला कहता है मंगलयान में मंगल की सतह पर रोवर का प्रक्षेपित किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने जो मंगलयान लेके गए थे उसमें केवल एक ऑर्बिटर था। वह ऑर्बिटर मंगल की कक्षा में क्या करता था, मंगल के चारों ओर चक्कर लगाता था और वह तस्वीरें लेता था, ठीक है। और कुछ वह उसके वातावरण की क्या करता था, अध्ययन करता था। तो उस पर किसी भी प्रकार का रोवर नहीं था और उसकी सतह पर नहीं उतरा था, ठीक है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। क्या कहता है, मंगलयान की यानी 5 डेटा एकत्रित करने के लिए जिसके अंदर उपकरण लगाए गए थे, कौन कौन से, एक तो मीथेन सेंसर लगाया गया था जिससे हम देख सके थे वायुमंडल के मीथेन की मात्रा कितनी है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जीवन की संभावना के लिए भी यहाँ पर इसके अंदर उपकरण लगाए गए थे। साथ ही साथ इसके अंदर एक थर्मल इंफ्रारेड सर्पेक्टोमीटर लगाया गया था। इसमें ई औजार मंगल की सतह पर तापमान और उत्सर्जन के बारे में जानकारी के लिए एक उपकरण लगाया गया था ताकि उसके नक्शे भी बनाए जा सके, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मास का कलर कैमरा लगाया गया था जिससे क्या था भी उच्च रेजोल्यूशन की वहाँ की तस्वीरें ली जा सके, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर लेमन अल्फा फोटोमीटर भी लगाया गया था। यह ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन का यानी कि हाइड्रोजन है या नहीं उसकी जानकारी लगाना था, ठीक है। साथ ही साथ मंगल के अंदर एक जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड न्यूट्रल संचालन का विश्लेषण भी किया गया था, जो कि मंगल ग्रह के द्रव्यमान और उसके बारे में जो बाहरी ग्रह थे उसकी संरचना के बारे में जानकारी देता था, ठीक है। ये 4 उपकरण या 5 उपकरण हमने मंगलयान पर लगाए थे जिन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया था, ठीक है।
अगला जो न्यूज़ थी वह मेरी कल की न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि आज जो 6 पेज था 7 पेज था उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग थी, इसकी वजह से यही पेज जो कल आए थे वही इसमें दोबारा प्रिंट कर रखे थे। क्या कह रहा है भी जो ईडी है भी जनता को बताए कैसे पूरे होंगे चुनाव के। सर ये जो न्यूज़ है वह आज की न्यूज़ है, सॉरी इसके अंदर क्या है भी ये न्यूज़ है, इसमें कहा गया अभी जो चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है भी जो आप बताओगे यानी जो चुनावी रेवड़ियों का जो मुद्दा चल रहा है, जिस प्रकार से जो चुनावी जो पार्टी है वह नए नए यानी बड़े बड़े वादे करती हैं, तो इससे क्या भी उनको अब बताना होगा भी अगर आप ये वादा कर रहे हैं तो वह वहाँ वित्त वहाँ से लेकर आएंगे, यानी आपका जो वित्त है वह कहाँ से लेके आएंगे। इस बारे में उन्होंने एक पत्र लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो आचार संहिता है यानी आचार जिसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता है उसमें भी संशोधन करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग के कारण क्वेश्चन गलत लिया गया। इसमें क्या है ईडी का प्रश्न लिया गया क्योंकि इस प्रकार की एक न्यूज़ ईडी की भी थी। क्या कहता है भी प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निर्देशालय जिसको हम ईडी बोलते हैं, क्या कहता है प्रवर्तन निर्देशालय आर्थिक मामलों की खुफिया एजेंसी है जो भी प्रत्यक्षतः गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है क्योंकि जो हमारी ईडी है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, न कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत शक्तियां प्राप्त करती है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह क्या हमारा सत्य है, ठीक है। तो पूछा गया सही कथन, दूसरा कथन हमारा क्या है सत्य है। क्या कहते हैं जो प्रवर्तन निर्देशालय एक यानी अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह दो विशेष राजकोषीय कानूनों कौन सा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसको फेमा अधिनियम बोलते हैं, दूसरा धन की रोकथाम अधिनियम 2002 जिसको हम पामला एक्ट बोलते हैं कि प्रावधानों को लागू करने की कार्यशक्ति प्रदान करता है, और सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निर्देशालय प्रयुक्त की नियुक्ति के विभिन्न जांच एजेंसियां सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आयकर और पुलिस इत्यादि विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, ठीक। अगली जो न्यूज़ थी वह एक प्रकार की न्यूज़ है जिसको हम कहीं पे भी जो भारत का सामर्थ्य किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है और किस प्रकार से हम एक प्रकार हम ये नहीं कर सकते हम ध्रुवीकरण की हम राजनीति कर रहे हैं, यानी हम पूरे विश्व को एक साथ लेके चल रहे हैं, उससे संबंधी एक न्यूज़ थी जो हम आप कहीं भी अपने मेंस के एग्जाम के अंदर नोट कर सकते हैं। इसमें कहा था भी जो भारतीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने रूस के जो राष्ट्रपति से बात की है भी अभी आपको जो यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, या उसके जो संभव प्रयास हैं वो निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी क्या था जो भारतीय जो महिला मुक्केबाजी थी जिसका नाम है जेनसिन लेबोनियो की सेना में हवलदार के पद पर नियुक्ति की गई थी। जैसा कि हमें इस के अंदर कहा गया है भी जिस प्रकार से सेना ने भारत को बहुत ही ओलंपिक जीती, ओलंपिक में पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह पान सिंह तोमर हो या फिर हमारे मिल्खा सिंह जी हो जो पहले भारतीय सेना में के मुख्य में थे यानी शामिल थे, फिर बाद में ओलंपिक में और भारत का नाम भी उन्होंने क्या किया रोशन किया था, ठीक है। इसी तरह साथ ही साथ क्या है भी जो खेलों से भी भारतीय सेना के अंदर शामिल किया जाता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो महिला मुक्केबाज है उनको भी अभी यानी हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय सेना है उसने एक मिशन ओलंपिक चलाया है जिसकी वजह से जो खिलाड़ी है वह और अधिक क्या उसके इससे प्रोत्साहन हो सके ताकि अपने खेल के प्रदर्शन पर भारतीय सेना में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इस जो भारतीय सेना का जो मिशन ओलंपिक विंग है इसकी स्थापना की गई है जिसका जो उपलब्ध सुविधाएं बनाई गई है जिसके अंदर मिशन ओलंपिक विंग द्वारा प्रोत्साहन कुछ उल्लेखनीय एथलीट्स जैसे नीरज चोपड़ा है, ठीक है, या उनको प्रोत्साहन करने के लिए बनाई गई है। क्या कहते हैं हाल ही चर्चा में रहे मिशन ओलंपिक किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भारतीय सेना के द्वारा सही शुरू किया गया, तो ये आंसर अभी हमने देख लिया है, ठीक है। अगला कहता है ऊर्जा बाजार पे सॉरी न्यूज़ क्या कहते हैं अभी ऊर्जा बाजार के अंदर जिस प्रकार की जो अफसरतफरी मच रही है या जिस प्रकार से ऊर्जा की जो मांग दिनों दिन कम होती जा रही है और लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, तो उस प्रकार से देखा जा रहा है जो हमारे जो बिजली के जो संयंत्र हैं उनको दोबारा स्टार्ट करने की बात है। न्यूज़ कैसे है न्यूज़ इस प्रकार से अभी जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसके बीच में रूस ने क्या किया है जो यूरोप है उसको अपनी ऊर्जा देना क्या कर दिया था बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यूरोप क्या है अपने जो संयंत्र हैं जो कोयले आधारित संयंत्र है उनको दोबारा से शुरू करने की बात कह रहा है।
इसलिए इसमें भारत को भी आकांक्षा दी गई है। अभी भारत को भी अपने अभी कोयला आधारित जो हमारे संयंत्र है उनको पूर्णतः बंद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उसके साथ साथ में धीरे धीरे निर्भरता को कम करना चाहिए, जैसे एकदम इंडिया में सोचने की बात नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर ये कहा गया, इससे ये बात जरूरी नहीं है भी भारत अगर अभी जो यानी जो हमारी गैर जीवाश्म ईंधन है उस पर अगर फोकस करता है तो हमारे जो आने वाले हमने जो लक्ष्य रखा था 2027-2070 तक भी हम शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी। ठीक है, ये लक्ष्य हम करेंगे, मगर हमें हमारी ऊर्जा सुरक्षा को भी साथ साथ देखना है। ठीक है, कहता क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा में 50% की ऊर्जा की पूर्ति करेगा। ठीक है, पहला कथन सत्य है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं जिसके अंदर इसमें कहा भी ऊर्जा की पूर्ति करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं भी हमने तो लक्ष्य रखा है भी शायद ये लक्ष्य पूरा हो या ना हो, मगर यूपीएससी आपसे क्या चाहते हैं भी जो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हो वो एक आशावादी व्यक्ति हो। ठीक, तो वो चाहती है भी, उन्होंने ये मान के चला है भी हम कैसे किसी करके ये प्रज्ञानी जो हमारा लक्ष्य है वह हासिल कर लेंगे। तो अगर ये लिखे बात करेगा तो यानी आप इसको यह ना समझे भी ये कोई जो एक्सट्रीम या अति टाइप की कोई स्टेटमेंट है जो गलत हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी, क्योंकि आपकी ये आशा या पॉजिटिव सोच पर या सकारात्मक सोच को दिखाता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, तो यह शून्य कार्बन उत्सर्जन भी करेगा। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, क्या कहता है, जो हम अभी हमारी जो COP26 हुई थी उसके अंदर हमने ये कुछ 4-5 लक्ष्य रखे थे। क्या रखे थे, वर्ष 2030 तक हमारे जो गैर जीवाश्म ईंधन है उससे हम जो 500 गीगावाट की ऊर्जा बनाएंगे। साथ ही साथ 2030 तक हम 50% ऊर्जा हमारी जो नवीनीकरण संसाधन है उनसे पूर्ति करेंगे। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका 45% से की कमी लाएंगे जो हमारी कार्बन तीव्रता है उसके अंदर। साथ ही साथ 2030 तक जो शून्य कार्बन के अंदर 1 बिलियन टन तक की कटौती करेंगे, यानी 2005 की तुलना में 2005 की तुलना में हम क्या करें 2030 तक 1 बिलियन टन तक की कार्बन की क्या करेंगे, कमी करेंगे, और साथ ही साथ 2070 तक हम शून्य कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है उसके अंदर क्या है, जो MSME जो कमेटी है जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कमेटी है उसकी दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर यानी कहीं न कहीं जो मुद्दे यानी जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो मुद्दे थे उनको उठाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर जो पहले मुद्दे थे उसके अंदर जो किसानों की कैसे आय को बढ़ाया जाए उसमें मुद्दे उठाए गए थे, मगर दूसरी जो हमारी जो अभी कमेटी हुई है उसके अंदर जो प्राकृतिक प्रकार की जो हमारी आपदाएं हैं या जो परंपराएं हैं या जीरो बजटिंग कृषि हम किस प्रकार से कर सकते हैं उनके बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं या उन पर विचार करने के लिए बुलाया गया। साथ ही साथ जो व्यक्ति जो हमारी जैविक कृषि करते हैं उनको उसके अंदर आमंत्रित किया गया और उनसे सुझाव लिए गए। ठीक है, उनको लोगों को जागरूक करने के लिए उनसे कुछ यानी सलाहें भी ली गई। साथ ही साथ जो पारंपरिक कृषि करने वाले किसान हैं उन्होंने इस बैठक का विरोध किया है। उन्होंने कहा भी जिस प्रकार से जो हमारी जो जैविक कृषि है या जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार के जो हम जो जैविक कृषि को ऑर्गेनिक खेती है तो उसमें क्या भी खर्च अधिक आ रहा है, तो उन्होंने कहा भी इसका खर्च कम किया जाए ताकि हमको अधिक से अधिक लाभ हो। मगर कमेटी ने कहा है भी पहले और कुछ शुरुआती सालों में तो इसका कुछ हमें नुकसान हो सकता है, मगर आने वाले समय में इसका हमें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक, अगली जो न्यूज़ थी उसके अंदर कहा गया जो हमारी जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है या परिषद है उसके कार्यक्रम में कश्मीर सेना का जो आतंकवाद से संबंधित मुद्दा उठाया गया। इसमें साथ ही साथ कहा गया भी जिस तरह भारत आतंकवाद से परेशान था उसी तरह अभी पाकिस्तान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वह भी कहीं न कहीं क्या आतंकवाद से परेशान है। ठीक है, तो साथ ही साथ हमने पहले ये भी कहा भी था UN के अंदर भी जो आतंकवाद होता है वह किसी समुदाय से संबंधित नहीं होता, वह किसी संकीर्ण विचारधारा से प्रभावित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का निर्माण समय भारत की अंतिम 5 वर्षीय योजना का कार्यरत थी। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन हो जाता है वह गलत हो जाता है, यानी जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, वह उसके अंदर कार्यरत नहीं थी। तो ये कौन सी थी, हमारी इस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसकी जो जब स्थापना हुई थी यानी इसकी कब हुई थी, 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जबकि हमारी जो अंतिम 5 वर्षीय योजना थी वह लगभग 2009-8 के
8-9 के आसपास शुरू हुई थी। ठीक है, साथ ही इसके कहता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वह पुनः नियुक्ति के हकदार नहीं होते हैं। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष होता है और अगर एक व्यक्ति दोबारा निर्वाचित होता है तो पुनः वह एक निर्वाचित होने के बाद दूसरी बार हो सकता है, मगर वह तीसरी बार लगते ही नहीं हो सकता है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों के प्रचार संचार को मजबूती प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। इस परिषद का गठन कब किया गया था, 2006 में इसका गठन किया गया था और इसे मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त आयोग की स्थापना भी की गई थी। साथ साथ मानवाधिकार हेतु उच्च आयुक्त कार्यालय, जिसको हम बोलते हैं OHCR, मानवाधिकार परिषद स्वर्ग के रूप में भी कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय वहाँ कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसका जब गठन हुआ था, जो जितने इसके 47 सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित थे, उन्होंने मिलकर इस सभा का क्या किया था, निर्माण किया गया था या चुने गए थे। ठीक है, इनके जो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह आज 2005 यानी 5 तारीख की न्यूज़ है, जिसके अंदर कहा गया है भी जो गाँव की तुलना में जो शहरों का तापमान है वह ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण हम देखते हैं, क्योंकि जो शहरों के अंदर काफ़ी मात्रा में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है और उतनी मात्रा में रिलीज वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर पेड़ों का रोपण है वह बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ शहरों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण होता है, जिसकी वजह भी तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ जो प्रदूषण से संबंधित जो कारण है या धुएं जो कारण है वह भी एक परत बना देते हैं, उसकी वजह से यहाँ के तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंक्रीट का अधिक उपयोग करना, जनसंख्या घनत्व अधिक होना, पौधों का रोपण का अभाव होना, निम्न में से कौन कौन से गांव की तुलना में शहरों में अधिक तापमान का कारण है। तो ये तीनों ही ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।